आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल लर्न यूपीएससी विद आशीष में। आज हम क्लास 6 के भूगोल का दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे जैसे पहला चैप्टर कवर किए थे। पहला चैप्टर था हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी कंप्लीट किया अभी। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर होगा। एंड और एक चीज आप लोगों को बताना है, जरूरी है, समझ रहे हम वैसे कि ये जो क्वेश्चन आंसर दिख रहा है सारा का सारा क्वेश्चन आंसर शॉर्ट्स के माध्यम से कंप्लीट कराने का सोचते हैं, PYQ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, ऐसे मतलब एक वीडियो लाओ प्रॉपर पूरा PYQ इसका आंसर का, जैसे इसका ये सारा कुछ, जैसे ग्रह तारे में अंतर क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा हुआ बहन कहते हैं, ये जैसे हो गया, ये शुक्र बोल दिए। तो इसके लिए स्पेशली कर रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन आंसर दिख रहा है ये इतना सारे क्वेश्चन आंसर का एक जैसे PYQ हो गया, ये क्वेश्चन आंसर हो गया, सब पे एक शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू अपलोड करते हैं। अभी चैनल पर कुछ शॉर्ट्स 2 या 3 शॉर्ट्स में भी अपलोडेड है, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी इसके तो यही सोच रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी कराना है। क्वेश्चन आंसर कुछ हो जाए, PYQ के लिए अभी स्टार्ट नहीं कर रहा PYQ, क्योंकि पहला चैप्टर है। अब दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही PYQ का हिसाब होगा। ठीक है, चलो तो अभी शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, सौरमंडल के बारे में हमें जानकारी हम लिए थे, सौरमंडल क्या है। फिर उसके बाद चंद्रमा, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब खगोलीय पिंड कितने हैं, ग्रह, तारे, उसके बाद पृथ्वी, बुध, ये मतलब सूर्य, ग्रह, ये सब इसके बारे में जानकारी हम लिए थे। देखो, मेन चीज क्या होता है ना, जब आप कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन चीज क्या होता है, पकड़ कैसे बनानी होती है। देखो, जैसे हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में भी स्टार्ट में समझाए थे, दूसरे चैप्टर में मेन चीज पर फोकस कैसे करना होता है। देखो, कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें आइडिया होना चाहिए तुम पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हेडिंग देखो, चैप्टर का नाम क्या है। ये चैप्टर का नाम ही पूरे जो चैप्टर में जितना मटेरियल लिखा हुआ है, जितना पॉइंट है, उसका निचोड़ इसमें होता है। तो इसमें 3 पॉइंट है, एक है ग्लोब, अक्षांश, देशांतर। 3 पॉइंट ये दिया है ना, तीनों पॉइंट के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर में जितना भी होगा ना, A to Z तीनों पॉइंट से ही रिलेटेड होगा। हमें 3 पॉइंट ही इस पूरे चैप्टर में समझाया जाएगा, सीखना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले यूपीएससी क्वेश्चन ये नहीं करेगा तुमसे, मैं भी स्टेट बेसिस करता हूँ, स्टेट बेसिस का, लेकिन यूपीएससी स्टेट बेसिस भी बहुत कम करता है, अब नहीं करता होगा। ये ग्लोब के बारे में नहीं पूछेगा कि ग्लोब होता क्या है, लेकिन आप जो अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे वो जो ग्लोब लगा कर छोटा कर रखे हो, उसका तो आइडिया होना चाहिए ना। तो पूछ लीजिए ग्लोब क्या है। अब तुम ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, आगे पीछे क्या होता है, क्या होता है, सोच रहे हो। अब तुम्हें क्या, तुम जैसे एक्सपीरियंस हो, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा तुमसे कैसे ग्लोब क्या है, ये क्वेश्चन तुमसे थोड़ा कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है तुम्हें कि क्या चीज है क्या नहीं है, बस ये जानकारी के लिए जानो और कुछ नहीं। तुम पढ़ाई जो कर रहे हो ना, तो तुम ये सोच के पढ़ाई ना करो ना कि तुम्हें निकालना है, निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा। नहीं, निकालने के लिए पढ़ो, बहुत सही है, तुम निकाल लोगे ये भी सही है, लेकिन कुछ जानने के लिए पढ़ो, कुछ चीजें जानकारी के लिए पढ़ो, सिलेबस से हट के पढ़ो, थोड़ी सी बाहर का दुनिया का देखो। नहीं तो फिर वही हाल होगा, अभी 26 में क्वेश्चन कर दिया एक्स्ट्रा, आ ही नहीं रहा है तुमसे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, ग्लोब है पृथ्वी का लघु रूप, जो एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। जैसे ये रही पृथ्वी, इसको मान लो पृथ्वी। ग्लोब में होता क्या है, सबसे बेस्ट चीज तुम्हें पता होना चाहिए पहले, ग्लोब में होता क्या है।
जो ग्लोब में, ग्लोब पृथ्वी जैसा होता है एकदम, A to Z पृथ्वी जैसा होता है, ऐसे ही होता है ना। आप लोगों को जो डेस्क पे होगा छोटा वाला का इसका वर्जन, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये जो दिख रहा है ना, ये ग्लोब है, ठीक है। इसमें सारा का सारा जो देश दिख रहा है ना, A to Z 192 अभी जो है 192 टोटल के टोटल इस पे दिखेंगे। ये होता है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप मान लो, वास्तविक प्रतिरूप मान लो। पृथ्वी ऐसे थोड़ी दिखती है, आप देख रहे हो तो ऐसे थोड़ी दिखती है, लेकिन हाँ अब इतना छोटा में दिखा रहा है तो ग्लोब होता है। ग्लोब में क्या होता है ना, पृथ्वी को पूरा का पूरा साँचा बोलते हैं, कि जैसे कि पृथ्वी के वास्तविक प्रतिबिंब जिसमें दिखे, ऐसी ही पृथ्वी है लगभग, समझाने के लिए, ठीक है। अब इसमें बताया गया, अब बस इतना जानना तुम्हारे लिए, ग्लोब के बारे में जानना इनफ है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिया है उससे समझो। ग्लोब के बारे में बता दें कि कुछ ग्लोब जो होते हैं बड़े ग्लोब होते हैं, जिस आसानी से एक दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। एक छोटे ग्लोब भी होते हैं, गुब्बारे वाले होते हैं, लट्टू वाले होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। तो तुम्हें इससे इस इतना कुछ लेना देना है नहीं, तुम्हें बस ये नॉर्मल सी चीज देखो, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज कोई भी पूछ सकता है। अब तुम्हारे काम, अब तुम पढ़ना शुरू करोगे, अब हमारा क्लास शुरू करता हम अपना। ये तो नॉर्मल सी बातें होगी, छोटी छोटी बातें जो तुम्हें बता देंगे। अब देखो, पॉइंट की बातें, कि एक चीज जो ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है ना, इस अक्ष कहा जाता है। अक्ष ग्लोब से हम नहीं पढ़ेंगे, ग्लोब से रिलेटेड हमारा अक्ष नहीं है, बस हम ये नॉर्मल सा देखते हैं। देखो ये जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये ग्लोब ना होकर ये क्या होगी? पृथ्वी होगी। ये ग्लोब ना होकर होगी पृथ्वी। ये वाला जो दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है पृथ्वी में। ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये, हाँ, ये पृथ्वी में होता ही नहीं, हमारे पृथ्वी में। बस ये वाला जो बीच का पार्ट है ना, ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये वाला, ये होगी हमारी, मान लो तुम पृथ्वी, ये होगी पृथ्वी। अब हमें समझना क्या है इसमें, ये देखो पृथ्वी, इसमें पृथ्वी के ना, पृथ्वी में दो अक्ष होते हैं, पृथ्वी में दो अक्ष होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो सुई टाइप का दिखा है ना, इसको बोलता है कि ये वाला अक्ष होता है। इसके थ्रू ये गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये वाला पॉइंट होता है अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? अपना, जैसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो नॉर्मली जब वीडियो तुम देखते हो, वीडियो अपलोडेड हो रही है, तो नॉर्मली तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन दिया जाए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो फाइनली, ठीक। देखो जब क्लास हम स्टार्ट कर रहे थे तब हम बोल रहे थे कि ये साइड वाला पॉइंट हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कुछ पढ़ने लायक वैसे है नहीं, लेकिन नॉर्मली आप पढ़ोगे ना तो कुछ चीजें इसमें समझ में आएगी। देखो जैसे कि एक गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर से बुनने वाली सलाई को अंदर घुसा दे, ये सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। बस नॉर्मली समझने के लिए कि क्रियाकलाप बोलते हैं इसको हम, तो ये नॉर्मली समझने के लिए कि तुम्हें समझने कैसे आएगा, ऐसे डायरेक्टली लिख देने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जैसे देख लिए, एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब पर हुए दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को उस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें एक और चीज इसमें मिला, इसमें क्या एक चीज मिला देखो, पहले तो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, ये जो दोनों दिख रहा है, ये जो दोनों सर्कल दिख रहा है, ये उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। दूसरा, पृथ्वी की भांति इसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, यानी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये एक तुम्हें मिल गया इसमें। ठीक है, लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ये चीज हम बता रहे थे कि पृथ्वी पर नहीं होती, ग्लोब को बस वो अटैच करने के लिए कि ग्लोब स्टैंड रहे उस पर, उसके लिए ऐसे सुई दिखाया जाता है उस पर। लेकिन सुई दिखाने से सबसे बड़ा बड़ा प्रॉफिट ये है ना कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यस, ये काल्पनिक रेखा में घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ग्लोब नहीं, अब तुम ग्लोब छोड़ दो, ये जैसे जहां जहां ग्लोब आ रहा है ना, ये ग्लोब जहां जा रहा है ना, यहाँ पे पृथ्वी तुम लिख लो, यहाँ पे तुम पृथ्वी कर लो। पृथ्वी को एक, देखो यहाँ से हटाओ, ये लिखो काल्पनिक, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। दिख रहा है? एक ये है, ये है, ये विषुवत वृत्त वैसे है नहीं जो हम दिखा रहे हैं, विषुवत वृत्त ये है। ये देखो, जैसे ये मान लो पृथ्वी है हमारी, ये बीच से जो ये है ना काल्पनिक रेखा, ये बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है, ये हाफ हाफ में बांट रही है दोनों को, इसे बोलते हैं हम क्या? विषुवत वृत्त। यानी विषुवत वृत्त क्या हुआ? विषुवत वृत्त वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा विषुवत वृत्त तक। विषुवत वृत्त क्या होता है ना, तुम इससे समझो, ग्लोब से। विषुवत वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त ये देखो यहाँ सामने लिखा हुआ, विषुवत वृत्त होता क्या? विषुवत वृत्त जो है ना, विषुवत वृत्त किसी ग्लोब यानी पृथ्वी, कुछ भी ले सकते हो, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है। इतना ही समझो कि विषुवत वृत्त क्या होता है, एक विषुवत वृत्त काल्पनिक रेखा है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। दो तीन नाम इसके याद ही रखना, इसका 3 नाम तो याद ही रखना। देखो, एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और एक और होता है नाम इसका जो ये है विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? तुम्हें ये याद रखना है कि विषुवत वृत्त क्या होता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी को, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा, पहली बात, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, विषुवत वृत्त को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा एंड भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके जो उत्तर में होते हैं ना, उत्तर के साइड में जो दिख रहा है, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ लेके जाती है। ये इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। नीचे में आएगा, इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिण की तरफ गया तो दक्षिणी अक्षांश, उत्तर की तरफ गया तो उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी ध्रुव से के उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ पे मतलब अभी हम बिहार में, राइट, तो बिहार में मान लो हम 20 डिग्री अक्षांश पे हैं, उत्तरी अक्षांश से, अभी डिनोट करने के लिए उत्तरी अक्षांश पे हम बिहार में हैं, और सेकेंड, हाँ, और फिर हम यह दक्षिण अक्षांश से ना दिल्ली, इसमें भी हम 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में दिल्ली में मान लो। ठीक, ये दोनों चीज। अब हम एक सेकंड के लिए अब समझ लो कि इसको उत्तरी अक्षांश, उत्तरी जो नॉर्थ लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है नहीं, इसमें दक्षिणी नहीं लिखा हुआ है,
नहीं उत्तरी लिखा हुआ है नहीं दक्षिणी लिखा हुआ है, दोनों पर 20 डिग्री लिखा हुआ है, तो समझ में कैसे आएगा? समझ में आएगा कि 20 डिग्री कहाँ पे हम किसी को कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट बताना है कि किस डिग्री पे हम लोग 20 डिग्री पे हैं। अब उसको क्या समझ में आएगा कि हम दिल्ली में हैं बिहार में, कैसे पता चलेगा? अगर हम उससे ऐसे बोल रहे हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ में है या 20 डिग्री साउथ में है, 20 डिग्री नॉर्थ होगा तो समझ जाएगा हाँ बिहार में अभी, एंड 20 डिग्री साउथ में अगर बोल दिए तो समझ जाएगा हाँ कहाँ पे हम, दिल्ली में। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं जब भी अक्षांश रेखा लिखते हैं ना, अक्षांश रेखा सभी डिग्री में लिखी जाती है, यानी अंश में लिखा जाता है, हिंदी में समझो तो अंश में लिखा जाता है। और इसके पीछे क्या लगता है, नॉर्थ से पीछे नॉर्थ या साउथ लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सही से अगर बताना है, जानकारी सही से बतानी है, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी अच्छे से। हमें कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हो, क्योंकि दो जगह सेम जगहों का कोऑर्डिनेशन सेम होता ही नहीं, हो भी सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। अब इसमें देखो, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये जो आधा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे का दक्षिण में जो स्थित उन्हें दक्षिणी गोलार्ध हम बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया हो इसमें, ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है तथा यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर ये जो बना हुआ है ना, ये वृत्त समानांतर जो वृत्त बने इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। पहले ही समझ में आ जाता, ये विषुवत है, इसके समानांतर जो वृत्त जा रही है ना, इसी के जैसे इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पहले ही बता देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये जो होता है ना पार्ट, चलो तो यहाँ तक क्या क्या काम की बातें थी, ये समझ में आया? देखो पहला बात, यहाँ पे जो काम की बातें नहीं है, देखो शून्य अंश अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको बोलते हैं। एक सेकंड, बहुत गंदा लिख रहे हैं यार, कोई मेरे राइटिंग पे नहीं जाएगा, हमें कोई क्वेश्चन करेगा। ठीक है, चलो तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, एक और है भूमध्य रेखा, एक तो है विषुवत वृत्त नहीं विषुवत रेखा बोलते हैं उसको। तीन नाम, तीन नाम ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे अक्षांश रेखा कौन सी, ऐसा क्वेश्चन कर देता है, स्टेट पीसेस में मैक्सिमम करते हैं, तो ध्यान रखना, इसको ख्याल रखना। ठीक है, अब आगे बोल रही है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, यानी 90 डिग्री पे डाइवर्जन पे होता है। ये देखो ये हाफ हो गया, ये जो दिख रहा है ना ये हाफ हो गया, यानी 90 डिग्री ये नॉर्थ हो गया। अब यहाँ से ये नीचे जाएगा ना, ये 90 डिग्री साउथ तक जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ पे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, टोटल 360 अंश का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। क्यों होता है 360 डिग्री का, कि कोई भी वृत्त एक चक्कर लगाता है वो 360 डिग्री का ही कोण बनाता है। सी सेट पड़े होगे, थोड़ा सा भी तो आइडिया होगा ही। तो 360 डिग्री का एक कोण बनाता है वो अपने अक्ष पे। पृथ्वी लगभग वृत्त के जैसी है, लगभग है, वृत्त नहीं है, इसका आकार भुआव है, इतना ख्याल रखना। ठीक है, 360 डिग्री पे है ये। आगे देखो, अब आगे ये वाला पॉइंट हमें पढ़ना था। इसमें क्या लिखा, अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो ये कहना क्या चाहता है कि जैसे ध्रुव तारे किस साइड होता है, जहां तुम खड़े हो वहां से उत्तर की दिशा में होगा वो, उत्तर की दिशा में ध्रुव तारे दिखता है। अब कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे तुम मान लो पता नहीं है, कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे किसी चीज का, तो ध्रुव तारे से आप कोऑर्डिनेट खुद का बनाओगे कि तुम जहाँ खड़े हो वहां से ध्रुव तारे का जो कोण है ना, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, जिस डिग्री का कोण बन रहा है तुम्हारे यहाँ से ध्रुव तारे का, वो कोऑर्डिनेट तुम देखोगे, उससे अक्षांश में पता चल जाएगा कि तुम किस डिग्री पर खड़े हो। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये समझ में आया? ये तो पहले ही बता चुके हैं, वैसे एक बार फिर से रिवीजन ही कर लो, अभी भी एक बार रिवीजन ही हो जाएगा। ये देखो, ये है ना, ये समानांतर रेखा है, विषुवत वृत्त मान लो ये है, इसकी समानांतर रेखा ये है, ये उत्तर की तरफ है ना, ये 90 डिग्री नॉर्थ की साइड उत्तर की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ जो जाएगी ना, उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिण की तरफ जाएगी तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखो, देखो मेन टॉपिक क्या है ना, ये पूरी 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 का निचोड़ कैसे निकालना चाहोगे, अगर तुम समझना चाहोगे तो ये वाला पिक्चर जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये पिक्चर तुम्हें रट जाना है, बस इतना ध्यान रखना, रट जाओ। इससे क्या होगा ना, बहुत कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा इससे, ट्रस्ट करो। देखो कैसे क्लियर होगा, ये 0 डिग्री है, ये हो गया विषुवत रेखा तुम्हारा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हो, विषुवत रेखा बोल सकते हो, या इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, 23.5 नॉर्थ से 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध होता है। अब उष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है ये देखो, अब समझना कैसे है तुम्हें। उष्ण क्या किसको बोलते हो, उष्ण होता है हॉट, मतलब इस एरिया में हॉट सीजन होता है। हॉट सीजन का मतलब हॉट कब होगा, ये बताओ, हॉट कब हो, जब सूर्य जब सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाएगा तुम्हारे सिर के ऊपर से, यानी तुम्हारे सिर के ऊपर सूर्य आ जाए, तो जब तुम्हारे सिर के ऊपर सूर्य आ जाएगा ना 90 डिग्री कोण पे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हेवी ताप मिलेगा उस एरिया में, बहुत ज्यादा हेवी ताप मिलेगा। जब हेवी ताप उस एरिया में मिलेगा तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसे कटिबंध को क्या, उष्ण कटिबंध हो गया ये। अब यहाँ देखो, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, ये ध्यान रखना। उत्तर क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है, जैसे क्वेश्चन तुम देखने गए, तुम्हारे दिमाग में बसा होगा 23.5 डिग्री ही है, कर्क रेखा का क्वेश्चन आ गया तो 23.5 डिग्री मार लेना बस, और कुछ नहीं। यूपीएससी क्वेश्चन कर लिया तुमसे, यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन कर लिया, देखो यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में बहुत सारा दिया, लेकिन एक और चीज दे दिया है ऑप्शन में, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ भी दे दिया। अब तुम कंफ्यूजन में हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो याद है 23.5 डिग्री, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों दे दिया, तुम्हें टिक मारना है इसमें, लेकिन तुम कंफ्यूजन के मारे इसमें भी मार सकते हो या छोड़ दोगे, सिंपल सा क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन याद रखना जरूरी है, ये याद रहे। 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ है तो वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री अगर वो साउथ है तो वो मकर रेखा है, ध्यान रहे। 23.5 डिग्री ये रहे, नॉर्थ रहे यानी उत्तर रहे तो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण रहे तो क्या, मकर रेखा है। अब एक और चीज देखो, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में कौन सा है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में कौन सा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण मतलब क्या होता है ये समझो, सेम वही चीज, सेम वही कंडीशन है, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी और दक्षिण में कुछ अंतर तो है नहीं, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के साइड में है, ये उत्तरी ध्रुव के साइड में है, तो ये दोनों में अंतर है नहीं। दोनों कोऑर्डिनेशन के बीच में शीतोष्ण कटिबंध बन रहा है, ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है तुम्हारे अंदर। तुम्हें ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा याद नहीं करना, समझना नहीं पड़ेगा इसके बारे में। अब देखो, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण किसी भी शब्द को जब जानना हो ना तो उसको तोड़ना सीखो। ठीक है, किसी भी शब्द को अगर तुम्हें जानना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो तुम्हारा काम है तुम उसे तोड़ोगे, तोड़ के देखोगे पहले। जैसे शीतोष्ण है तो शीतोष्ण को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, शीत प्लस में उष्ण,
शीत शीत क्या होता है? शीत होता है कोल्ड, और उष्ण क्या होता है? हॉट। बस ये सिंपल सा लैंग्वेज में समझो तुम, कोल्ड और हॉट, शीत और उष्ण मिलके क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे टाइम पे होगा ना, देखो अब तुम कैसे करोगे, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण होता है, ऐसे तुम डेफिनेशन स्टार्ट करोगे जैसे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? शीतोष्ण का मतलब कि यहाँ पे सूर्य आता तो है लेकिन वो सिर के ऊपर नहीं आता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट नहीं करता है, जिससे क्या होता है? गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती है, नहीं ठंड ज्यादा होती है, मीडियम में रहता है एकदम, नहीं गर्मी ज्यादा नहीं ठंड ज्यादा। जब नहीं ज्यादा गर्मी होगी नहीं ठंड ज्यादा होगी, वो शीतोष्ण, ये मीडियम में रहेगा। हाँ, नॉर्मल हवा भी चल रहा है, गर्मी गर्मी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी हो रही है, लेकिन ठंडी हवा की वजह से उतना समझ में नहीं आ रहा हमें। ऐसा होता है ना, जैसे देखो अभी हम जिस साइड, अभी हम लोग के साइड में क्या होता है, सबको पता है इसे, कि बारिश होगा। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश होगा तो क्या होता है? सफोकेशन टाइप का होने लगता है, क्योंकि गर्मी है, बारिश होगी, सफोकेशन होगा। लेकिन वही जब ठंड आने वाली रहती है, इधर से गर्मी जैसे इंड होता है, बिहार के साइड में आओगे, दिल्ली के साइड में अगर हो तुम, तो तुम्हें उतना आइडिया नहीं हो पाएगा, उतना तुम मैच नहीं कर पाओगे, लेकिन वहां पे वो थोड़ा थोड़ा मैच कर लोगे। लेकिन बिहार साइड या किसी और साइड में जाओगे ना, तो ऐसे गाँवों के साइड में तो वहां समझ में आता है ज्यादा। होता क्या है कि जैसे ही इंड होता है ना, समर जैसे इंड होता है, हल्की हल्की गर्मी होती है, सुबह में गर्मी लग रही है, रात को ठंड लग रही है, फिर धीरे धीरे ठंड मैच करते गई, गर्मी ठंड गर्मी ठंड, थोड़ा सा धूप निकला फिर बंद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ठंड आ जाता है यहाँ पे। तो ये चीज समझो। ठीक है, ऐसे टाइम में क्या होता है ना, तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ऐसे टाइम में तबीयत ज्यादा खराब होता है, तो ऐसे टाइम में थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें वही सेम चीज दिखा लिखा है जो कि इसके पहले हम समझा चुके हैं, कि महाराष्ट्र के जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया कि हम क्यों उत्तर और दक्षिण का प्रयोग करते हैं। दक्षिण और उत्तर का प्रयोग करना लाजमी है ना। देखो तुम्हें इतना सही समझ में आ गया होगा, इसके पहले जो बताया हम। देखो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? मकर रेखा है। अगर क्वेश्चन कर दे रहा है कि 23.5 डिग्री तुम्हें पता है, क्वेश्चन क्या कर्क रेखा पे तुम्हें 23.5 डिग्री पता है, ना उत्तर पता है ना दक्षिण पता है, तो तुम टिक किस पे मारोगे? तो इसके लिए तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि उत्तर है एक दक्षिण है। बस सिंपल से क्वेश्चन पे यही समझ लो, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उसके बेसिस पे अगर समझोगे, तो ये है कि मान लो कि 20 डिग्री पे बिहार है, 20 डिग्री पे दिल्ली भी है, तो हमें किसी को बताना होगा अपना कोऑर्डिनेशन कि तुम किस डिग्री पे हो अभी। हम बताएंगे 20 डिग्री पे, तो वो बिहार दिल्ली कैसे समझेगा कि हम बिहार हैं या दिल्ली है? नहीं समझेगा ना। अगर वही चीज हम बता दें 20 डिग्री नॉर्थ पे हम हैं, तो वो समझ जाएगा कि हम बिहार में, 20 डिग्री साउथ में तो समझ जाएगा कि हम दिल्ली में। नॉर्मल सा समझो, बस इतना ही। ठीक है, आगे चले। चलो अब आगे, अब ये देखो हमारा पॉइंट, देखो कोई भी चीज पढ़ रहे हो तुम, बस पढ़ना काफी नहीं होता है, तुम्हें पॉइंट समझना पड़ता है। पॉइंट समझना कैसे है? तुम्हें एक रीडिंग लोगे तुम, एक जैसे रीडिंग लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ, एक रीडिंग में तुम्हें कुछ पॉइंट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ये समझ में तुम्हें आने लगेगा। तो बस इसी चीज का तुम केयरफुल रहोगे कि ये चीज गलत ना हो बस। ठीक है, तुम पॉइंट ढूंढोगे, पॉइंट मिलना ही चाहिए, इतना ख्याल रखिए, पॉइंट मिले ही मिले। ठीक है, अब मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो तो जैसे ये पूरा का पूरा तुम्हें कुछ इतना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, विषुवत वृत्त, ये देखो विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे 90 डिग्री पे, ये देखो यहाँ पे आओगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे शून्य हो गया ना 90 डिग्री पे, यहाँ पे से जो कर्व ये बन रहा है, ये कर्व तो नहीं बन रहा ना। तो विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, अक्षांशों का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। शॉर्ट नोट्स में यही चीजें ऐड करनी होती है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना होता शॉर्ट नोट्स में, बस ये छोटी छोटी चीजें ऐड करनी होती है बस। अब देखो अब आगे चलते,
आगे क्या, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखा है। महत्वपूर्ण अक्षांश बराबर विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, बता दी 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66 विषुववृत्त की विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण के दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये वाले, ठीक है। 66.5 डिग्री पे 66.5 से लेकर 90 तक का उत्तरी शीत कटिबंध आ जाता है, और 66.5 से लेकर 90 डिग्री पे दक्षिणी शीत कटिबंध आ जाएगा। शीत कटिबंध यहाँ पे ठंडी रहेगा, यहाँ सूर्य बहुत रेयर में मिलता है, ठीक है। यहाँ गर्मी नहीं होता है, नहीं होता है, साफ ही नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। पृथ्वी का ताप कटिबंध ऊपर समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार खुद से समझ लो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी वही 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। वही सेम चीज कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, दोनों अक्षांशों के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार इसमें लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना, एकदम जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करो। सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर आता है, जिससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, उस कटिबंध में, ठीक है। अब दूसरा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता, वही सेम चीज कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद बचा क्या, ये दोनों के बीच बचा अब ये दोनों 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। इन दोनों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में। बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, वही चीज मीडियम में रहता है, नहीं ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा नहीं रहेगी, और कोल्ड भी ज्यादा नहीं रहेगा, इस एरिया में मीडियम में रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा, नहीं तुम्हें ज्यादा गर्मी वाला लगेगी, नहीं गर्म ठंडी ज्यादा लगेगी, मीडियम में रहता है, ऐसे कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब आगे देखो, अब शीत कटिबंध आया। शीत कटिबंध क्या है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र बहुत ठंड बहुत होती है, यहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है। यहाँ पे गर्मी होगी ना तो समझ रहे हो क्या होगा, हमारा हम खत्म, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध होता है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन ये कर लेगा यूपीएससी कि मतलब ऐसे कौन सा कटिबंध है जहां पर सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं आता है, तुम क्या करोगे, आंसर क्या होगा तुम्हारा, शीत कटिबंध, ठीक है, शीत कटिबंध। अब देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर क्या है, देखो जैसे ये होगी पृथ्वी, 1 2 3, ये मान लो ये अक्षांश रेखा है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये कोऑर्डिनेट करना है कि हम यहाँ पे हैं एग्जैक्ट लोकेशन के तौर पे, मान लो ये 20 डिग्री है अक्षांश से ले, तो वो बोलेगा 20 डिग्री पे हम खड़े हैं, लेकिन अक्षांश 20 डिग्री नॉर्थ, मान लो 20 डिग्री नॉर्थ पे हम खड़े हैं, तो ये तो पता चल गया कि अक्षांश पे 20 डिग्री नॉर्थ यानी अक्षांश पे खड़ा हुआ है, 20 डिग्री अक्षांश रेखा पे खड़ा हुआ नॉर्थ में, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चला। 20 डिग्री अक्षांश रेखा का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा 20 डिग्री है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा 20 डिग्री हो गया ना ये। अब एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चला, एग्जैक्ट लोकेशन पता होने के लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ तुम्हें देशांतर रेखा का भी पता होना चाहिए। देशांतर रेखा से क्या हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया, मान लो 20 डिग्री ये है, जैसे यहाँ पे तुम समझो, देखो ये ग्रिड का निर्माण हो गया, यहाँ ग्रिड पैटर्न, जैसे ये अक्षांश रेखा होगी, यहाँ पे कोई खड़ा है, ये देशांतर रेखा होगी, 20 डिग्री अक्षांश
मान लो बोल दिए ये यहाँ पे 25 डिग्री हो, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से फिर बोल देंगे 25 डिग्री मान लो दक्षिणी, 25 डिग्री दक्षिणी बोल दो, 25 डिग्री दक्षिणी या 25 डिग्री उत्तरी बोल दो, 25 डिग्री उत्तरी देशांतर तक। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पता चले कि हाँ यहाँ पे खड़ा है ये जो सर्कुलर दिख रहा है ना ये तुम्हें, ये ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो हमें अगर एग्जैक्ट अक्षांश रेखा के साथ साथ देशांतर रेखा की जरूरत क्यों है? देशांतर रेखा से पहले चीज टाइम जो होता है ना, जो टाइम हम अभी हमारे ही जो चल रहा है अभी, जैसे 7:58 में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 7:58 में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो 7:58 देशांतर रेखा को काउंट करके उसी के बेसिस पे ये होता है। ठीक है, ये आगे आएगा, आगे आने वाले चैप्टर में ना ये चीजें बताई जाएगी कि कैसे मतलब समय हम निर्धारण करते हैं, ये सब चीजें इसमें है। ठीक है, तो देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, वही चीज उसे क्या बोलते हैं? देशांतर, जिसकी आवश्यकता है हमें। 20 देखो मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री हिंद सागर, देखो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है 20 डिग्री दक्षिण पे। वही बता रहे थे, यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री होगा ना पूरा पूरा। ठीक है, तो उनकी सही स्थिति जानने पता करने के लिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर और इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी यमोत्तर कहते हैं। देशांतर बोलते हैं उसको, इनको पता करने के लिए दृष्टि का। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर को अंशों में मापा जाता है। देशांतर को भी किस चीज में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलती है। अब देखो ये जैसे विषुववृत्त हो गया मान लो, ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ रही है, सारी की सारी यहाँ पे मिल रही है ना, A to Z। तो जो ये ध्रुवों की साइड में जा रही है, ध्रुव पे यहाँ पे 0 हो जाती है, देशांतरों की संख्या ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। घटती क्यों है? ये देखो सारा का सारा यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो घटते जाएगी, यहाँ से घटते जाती है फिर। ठीक है, जहां सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिल जाती है, ध्रुवों पर देशांतरी यमोत्तर आपस में मिल जाती है। क्वेश्चन यूपीएससी में ये वाला पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, बस इसी के लिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है डायरेक्टली कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतरों की संख्या घटती है कि बढ़ती है, ऐसे। तो देशांतर ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, बीच की दूरी घटती है। ये देखो ये यहाँ कितना डिस्टेंस है, फिर यहाँ डिस्टेंस देखो, यहाँ डिस्टेंस देखो, कम होते गई ना, लास्ट में जाके एक साथ ही चिपक गई, पूरी पूरी मिल गई। ठीक है, अब आगे अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखा जितनी भी है सारी की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थिति से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू किया जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। हमारा टाइम का निर्धारण कहाँ से होता है? टाइम का निर्धारण कहाँ से होता है अगर पता है ना, तो वो कमेंट बॉक्स ऐसे फिर में नहीं दिए गए, वहां पे कमेंट में आंसर करो इसका। ठीक है, हम टाइम को जो निर्धारण करते हैं ना, वो ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला ग्रीनविच से, इंग्लैंड यूके के इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला है वहां पे स्थित, वहां से टाइम की गणना की जाती है।
और वहां पे उसको माना गया कि वो 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है और वहां से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है, उसी को प्रमुख यामोत्तर माना गया है, ग्रीनिच को, 0 डिग्री यामोत्तर को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर ये हो गए, ये देखो ये प्रमुख यामोत्तर हो गया, ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये गोल में पूरा सा है, हाफ हाफ में ये भी डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे विषुवत वृत्त करता था डिवाइड, ये विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा डिवाइड करता था, वही सेम चीज प्रमुख यामोत्तर देशांतर, जो देशांतर रेखाएं होती है उनमें डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर क्या है, पूर्व के लिए दक्षिण पूर्व और पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। और सबसे मस्त चीज क्या है, ये देखो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर पर एक ही रेखा स्थित है। मतलब 180 डिग्री पूर्व जो है इक्वल्स टू 180 डिग्री पश्चिम, ये ध्यान रखना है। एक ग्रिड का निर्माण होता है। फिर अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा और देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ग्रिड का निर्माण हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गई, ये देशांतर रेखा हो गई, ग्रिड का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे कुछ खास है नहीं हमारे पढ़ने लायक कि हम पढ़ें, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है नॉर्मल सा तुम रीडिंग लगा लो बस समझने के लिए, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी ये दिया है, देखो ये दिया है। अब इसमें ये जो दिया है ना, इसमें तुम्हें समझना है कि इसमें प्रशांत महासागर -10। अब ये देखो, ये जो समय रेखा है ना, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये क्वेश्चन अगर कर दे रहा है यूपीएससी, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली कर देगा इसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो वो स्ट्रेट है, मतलब सीधी गुजरती है, इस सीधी नहीं गुजरती है, इतना ध्यान रखना। ये सीधी नहीं गुजरती है, काटती भी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देते रहना। चलो अब देखेंगे देशांतर और समय, बस यही है, 2 पेज और कुछ है नहीं ज्यादा। अब देखो देशांतर और समय समझना है हमें। देशांतर और समय, देशांतर रेखा से ही समय की गणना होती है, इतना ध्यान रखना। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। परछाई जो बनती है ना, ये देखो जो परछाई बनती है सूर्य की, दोपहर में सबसे छोटी बनती है तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी बनती है। दोपहर में सबसे छोटी क्यों बनती है? दोपहर में सबसे ज्यादा छोटी इसलिए बनती है क्योंकि सूर्य जो होता है ना हमारे सिर के ठीक ऊपर आ जाता है, या हमारे थोड़ा सा एंगल डाउन में होता है, ज्यादा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उससे। तो हमारी जो परछाई बनती है ना, वो बस बनती भी है नहीं भी बनती है, क्योंकि 90 डिग्री पे आ जाएगा तो नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनेगी। और शाम के टाइम पे ज्यादा लंबी क्यों होती है? क्योंकि हमारे ठीक सामने होता है, वो सामने होगा तो फोकस मान लो सामने है, सामने से कोई टॉर्च ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम समझना चाहो तो कोई एक टॉर्च ले लो, कोई एक व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़े कर लो किसी को, और उस पर टॉर्च के प्रकाश मारोगे ना, जो उसका परछाई बनेगा ना पीछे लंबा में बनेगा पूरा। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल ही समझ लो ना, 90 डिग्री एंगल पे होगा, उसके बाद तो डाउन ही होगा, सूर्यास्त के समय पे तो जाएगा। 90 डिग्री एंगल ही समझ लो, 90 डिग्री एंगल पे जब रहेगा वो दोपहर का समय होगा। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, एक पॉइंट तुम्हारे ये पहले भी मिल चुका था, यहाँ पे भी लिख दिया है, समझ लो बस। अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में उनका समय पीछे होगा।
पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है तो ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में हो उनका समय पीछे होगा। अब इसका काम आता है इसमें, ये देखो, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई, ये हिंद महासागर हो गया, ये भारत हो गया। भारत में 5.5 घंटा ग्रीनविच से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम पश्चिम के साइड में हैं। अब इधर देखोगे 1 घंटा यहाँ ज्यादा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5, 4.5, 5 घंटा यहाँ ज्यादा है, 8 घंटा चीन का ज्यादा है हमारे से, 6.5 घंटा इधर का ज्यादा है, ठीक है। बस ये सिंपल सा चीज बताया और कुछ है नहीं इसमें। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 15 × 4 यानी 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह दोपहर के 11 बजे होंगे। वही सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है कि जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है पृथ्वी, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 भागा 24 करोगे तुम्हारा 15 डिग्री मिलेगा। अब ये इतना में मिल रहा है तो 1 घंटे में कितना 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री हो जाएगा सीधे, ठीक है। मैथ का कैलकुलेशन है, मैथ का फॉर्मूला लगाओ समझ में आ जाएगा। हर जगह मैथ है भाई, हर जगह, तुम्हारे सी सेट में मैथ है, इतना से समझो। चलो ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश को सबसे अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी में दिखाया गया समय देशांतरी एवं उत्तर का स्थानीय समय मान सामान्य, छोड़ दो इसको, हटाओ। हाँ, अब ये देख लो, तुम्हारे काम की चीज है कि यहाँ पे भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की मानक एवं उत्तर माना गया है। इस एवं उत्तर का स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय समय के नाम से माना जाता है। ये कलकत्ता में जीएमटी वो बोलता है, तुम्हें मिलेगा, तुम मोबाइल चेक करते होगे तो मोबाइल में है, ठीक है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी अवसर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ठीक है। अब कुछ खास है नहीं इसमें पढ़ने लायक, बस यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आंसर के लिए रील्स हम अपलोड करने वाले कुछ टाइम में, रील्स बना बना के क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। फिलहाल में 1-2 रील्स है वहाँ पे अपलोड किया गया, तो अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स उस पर अच्छा मिले तो आगे इसको कंसिडर कर रहे हैं पूरी की पूरी। बाकी अगला चैप्टर रेडी कर रहे हैं, पृथ्वी की गतियाँ, बहुत जल्दी इसका भी आ जाएगा। तब तक के लिए ये कर लो, कंप्लीट करो चैप्टर, इसका शॉर्ट नोट्स इसका भी रेडी करना, चैप्टर 2 का भी। फर्स्ट चैप्टर हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, अब चैप्टर 3 की बारी है, ठीक है। तो डन, बाकी फिर मिलते हैं। अब यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को क्या करना है तुम्हें, वीडियो को करो लाइक एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। चलो बाय टाटा, मिलेंगे फिर बहुत जल्दी, ठीक है।